आपका हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में स्वागत है। आज हम सीटेट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5/2 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2/5 बराबर है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 2 सही 1/10, ऑप्शन बी है हमारे पास 10 सही 1/2, ऑप्शन सी है हमारे पास 10 सही 1/5, ऑप्शन डी है हमारे पास 22/10। अब सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 5/2 माइनस 2/5 बराबर है, इसका जो बेस है दोनों को 5 और 2 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। फिर उसके बाद जो एलसीएम आया उसको पहले 5/2 के साथ गुना करने पे हमारे पास 25 आंसर आ रहा है। उसके बाद दूसरी वैल्यू 2/5 के साथ गुना करने पे हमारे पास 4 आ रहा है। तो 25 में से 4 को माइनस करेंगे, इस 21/10 आंसर आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को लाने के लिए 21 को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 10 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने पे 20 आ रहा है हमारे पास, और रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 1। तो ये हमारे पास आ गया 2 सही 1/10 आंसर। अब सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 10098, ऑप्शन बी दिया गया है हमारे पास 10099, ऑप्शन सी दिया गया है 10098 और ऑप्शन डी दिया गया है 1000099। तो इसका पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 100। तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया है, तो हमारे पास कितना आ गया 100,099। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 100,009। तो हमारे पास डी आ गया है करेक्ट ऑप्शन। जो सही आंसर है हमारे पास 100,099 इसका सही आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पीसेस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 3/4 मीटर्स ईच कैन कट फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर मेजरिंग। 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास 15, ऑप्शन बी है हमारे पास 12, ऑप्शन सी है हमारे पास 11, ऑप्शन डी है हमारे पास 10। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में हमें दी गई पहले तार की लंबाई 11 सही 1/4। तो पहले हमने इसको जो सही है उसको ख़त्म करेंगे। 11 गुणा 4 44, 44 में 1 जोड़ देंगे 45/4। तो तार की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 45/4। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में 3/4। कुल टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी टोटल लंबाई है उसको डिवाइड कर देंगे टुकड़े की लंबाई के साथ। तो 45/4 को डिवाइड कर देंगे 3/4 के साथ, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 15। तो सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारे पास 15 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4, 1300 जमा 13 इकाई जमा 13 दहाई माइनस 1000 बराबर है। अब हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 333, ऑप्शन बी है 343, ऑप्शन सी है 443, ऑप्शन डी है 453। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
1300 जमा 13 इकाई जमा 13 दहाई माइनस 1000। तो हमने 1300 जमा 13 जमा 130 माइनस 1000। 1300 जमा 13 और 130, इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो हमारे पास 1443 आ गया। उसमें से 1000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 443। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 443। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है, 443 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 0.239 में जमा किया जाए 2.93 माइनस किया जाए 1.29 बराबर 3.92 माइनस के है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 0.995, ऑप्शन बी है हमारे पास 0.949, ऑप्शन सी है हमारे पास 0.849, ऑप्शन डी है हमारे पास 0.959। तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में हमने 0.239 को जमा किया है 2.93 के साथ, तो हमारे पास आ गया है जमा करने पे 3.169, तो आ गया। उसमें से माइनस किसको कर देंगे? 1.29 को माइनस कर दिया है। माइनस करने पे हमारे पास आ गया है 1.879 बराबर कितने हैं? 3.92 माइनस के। हमने पहले के की वैल्यू निकालनी है। के को हम, के नेगेटिव साइन था तो हमने इसको लेफ्ट साइड में लाके पॉजिटिव बना दिया। तो ये हमारे पास के इज इक्वल टू 3.92 माइनस कर देंगे 1.879 में से, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2.041। प्रश्न के अनुसार पूछा गया था कि के में क्या जोड़ा जाए कि वो 3 के बराबर हो जाए। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 2.041। तो अब हम जो हमें वैल्यू जोड़ी जाएगी उसको हमने x मान लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 3 में से 2.041 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.959। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.959। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 0.959 सही ऑप्शन है हमारे पास। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल पता करें। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 1272, ऑप्शन बी है हमारे पास 2532, ऑप्शन सी है हमारे पास 2508, ऑप्शन डी है हमारे पास 2544। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हमने 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज निकालने के लिए, मतलब सार्वगुणज निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 60, 72 और 84, जिसका एलसीएम लेने पे हमारे पास कितना आंसर आया? 2520। उसके बाद हमने 60, 72 तथा 84 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड निकाले जिसको HCF कहा जाता है। हमने 60, 72 और 84 के HCF निकाल दिए। तो हमारे पास इसमें से कॉमन जो चीज़ आई, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये भी 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 3 जो है 3 सब में कॉमन आ रहा है। तो HCF हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो हमारे पास HCF की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सबसे बड़े सार्वगुणनखंड है और सार्वगुणज का जोड़, मतलब योगफल पता करना है। तो HCF प्लस LCM, HCF हमारे पास आ गया है 12 और LCM हमारे पास है 2520। तो इन दोनों को जोड़ देंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2532। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 2532। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है, 2532। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। रमा के पास केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 और 1600 रुपये का धन है तो उसके पास 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 10 और 15, ऑप्शन बी है हमारे पास 15 और 10, ऑप्शन सी है हमारे पास 20 और 5, ऑप्शन डी है हमारे पास 18 और 7। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास? टोटल 25 टोटल संख्या दी गई है और कुल राशि कितनी है उसके पास? 1600 रुपये। माना कि 50 के नोटों की संख्या x है। मान लो कि जो 50 के नोट है उसकी संख्या कितनी है? x है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या 25 में से x माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल नोटों की संख्या में 25 दी गई है और हमने 50 के नोटों को x मान लिया, तो इसलिए टोटल नोटों में से x माइनस कर देंगे तो वो 100 के नोट आ जाएंगे। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 50x जमा 100 ब्रैकेट स्टार्ट 25 माइनस x बराबर है 1600 रुपये। तो 50x 100 को 25 के साथ गुना करेंगे 2500, माइनस 100 को x के साथ गुना करेंगे माइनस 100x आ जाएगा और बराबर कितने हैं? 1600 रुपये। 50x जो x वाली वैल्यूज़ हैं 50x और 100x में आपस में क्या कर देंगे? इसको प्लस इधर है तो उधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 100 में से 50 गए, कितना आ गया हमारे पास? 50 आ गया। और 2500 माइनस 50x इस बराबर कितने हैं? 1600 रुपये। अब जो x वाली वे हमें तो x पता करना था ना, मतलब 50 की जो नोटों की संख्या कितनी है, तो जो 2500 में से जो 1600 इधर था उसको इधर ला के माइनस कर दिया 2500 में से, और बराबर जो 50x था उसको राइट साइड ले गए। 2500 में से 1600 माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया? 900 बराबर 50x। अब जो x पता करना था तो हमने 50 को 900 के साथ भाग कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास? 18। फिर हमने 100 के नोट निकालने थे। 100 के नोटों की संख्या हमारे पास क्या थी? 25 माइनस x थी। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। क्या थी x की वैल्यू? 18। तो 25 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब इसका सही आंसर है 18 और 7। मतलब 50 के नोटों की संख्या 18 है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 7। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 मतलब सुबह के 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि एक गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 9:05, ऑप्शन बी में दिया गया है हमें 9:10, ऑप्शन सी में दिया गया 9:15 और ऑप्शन डी में दिया गया 9:25। तो अब हमने इसका सही समय बताना है कि जो गोष्ठी का मतलब मीटिंग का समय था वो सही समय क्या था। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सविता विद्यालय की गोष्ठी में 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। इसका मतलब वो कितने 15 मिनट पहले पहुंची, कितने बजे पहुंची? वो 9:15 बजे। वह सहकर्मी से 30 मिनट पहले पहुंची। सहकर्मी के पहुंचने का समय कितना था? 9:45। सहकर्मी गोष्ठी में 35 मिनट लेट पहुंचा। गोष्ठी का समय कितना हो गया हमारे पास? 9:10। तो सही ऑप्शन है हमारे पास 9:10। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? सही है।
क्वेश्चन नंबर 9। किसी विद्यालय में 18 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसे कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिसमें कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 108, ऑप्शन बी है 112, ऑप्शन सी है 115 और ऑप्शन डी है 118। तो अब हमने बोतलों की संख्या बतानी है कि 3 दिन पौधों के पानी के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विद्यालय में कमरों की संख्या कितनी है हमारे पास 28 और प्रत्येक कमरों में पौधों की संख्या कितनी है 6। एक कमरे में 6 पौधे हैं तो टोटल कमरे कितने 28, तो 6 गुना 28 आ गया। प्रत्येक पौधे के लिए पानी की आवश्यकता, एक पौधे के लिए कितनी ज़रूरत है हमें पानी की 180 ml और एक बोतल में कितना पानी आ रहा है, एक बोतल में पानी की मात्रा कितनी है 840 ml। 3 दिन तक पौधों के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होगी। पहले तो कमरे कितने हैं 28, उसके बाद एक कमरे में कितने पौधे हैं 6, उसके बाद पानी की ज़रूरत कितनी है हमारे पास एक पौधे के लिए 180 ml और कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। बोतल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कमरों की संख्या कितनी है हमारे पास 28 और हर कमरे में कितने पौधे हैं 6, उसके बाद पानी की ज़रूरत कितनी है एक पौधे को 180 और कितने दिन के लिए चाहिए 3 और बटा कर देंगे, मतलब एक बोतल में कितना टोटल पानी आ रहा है 840 ml। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमने इस जीरो को 840 वाली जीरो को 180 वाली जीरो के साथ कैंसिल कर दिया। फिर जो 84 है 84 को 3 के साथ कट करेंगे 28 आ जाएगा हमारे पास, 28 आ गया। और इस 28 को हम इसके साथ 28 कमरों के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 6 गुना 18। तो हमारे पास टोटल बोतल की संख्या कितनी की आवश्यकता है हमारे पास 108 बोतलों की संख्या की आवश्यकता है। मतलब 3 दिन पौधों को पानी देने के लिए 108 बोतल की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 128, ऑप्शन बी है 96, ऑप्शन सी है 256, ऑप्शन डी है 512। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, किसके बराबर, मतलब जो वर्ग और आयत दिया हुआ है उन दोनों का परिमाप हमारे पास कितना है 48। जो वर्ग होता है उसके पास हमारी जो चारों साइड होती है वो बराबर होती है और जो आयत होता है उसकी मतलब 2 साइड्स बराबर होती हैं। अब उसके बाद हमने वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारे पास 4 गुना भुजा। तो सबसे पहले हम जो वर्ग है उसकी भुजा निकालेंगे। तो हमारे पास वर्ग का परिमाप तो 48 दिया हुआ है और फॉर्मूला हमारे पास क्या है 4 गुना भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हमने 48 को 4 के साथ गुना कर दिया, 4 के साथ भाग करने पे हमारे पास कितना आ रहा है 12। तो हमारे पास भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, जो वर्ग की भुजा थी हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसमें से कितना सेंटीमीटर कम कर देंगे 4 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना क्या, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमारे पास चौड़ाई तो निकल आई 8 सेंटीमीटर, पर अब उसकी लंबाई भी तो निकालनी है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप देखेंगे। आयत का परिमाप किसके बराबर था, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग का परिमाप हमारे पास कितना था 48 था। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है,
2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। अब लंबाई हमें पता करनी है, चौड़ाई हमने पता कर ली है 8 सेंटीमीटर, और जो ये वाला 2 है फॉर्मूले वाला, वो 2 48 के साथ भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 48 को 2 के साथ भाग किया तो 24 आ गया। लंबाई जमा 8 सेंटीमीटर, हमने लंबाई निकालनी थी तो 24 में से 8 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लंबाई है वो निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब लेंथ भी निकल आई है और ब्रेथ भी। इसका मतलब लंबाई हमारे पास कितनी आ गई है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों चीज़ें निकल आई। अब हमने क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 16 को 8 के साथ गुना कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही ऑप्शन है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। ऑप्शन ए है हमारे पास 5 और 1/3 समकोण में। ऑप्शन बी है हमारे पास 5 और 2/3 समकोण में। ऑप्शन सी है हमारे पास 5 और 1/2 समकोण में। ऑप्शन डी है हमारे पास 5 और 1/6 समकोणों में। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 440 से 25 अधिक डिग्री मतलब 440 डिग्री जमा 25 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया, 465 डिग्री आ गया। और समकोण हमारे पास कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो जो 465 बराबर किसके साथ कर देंगे, 5 गुना 90 जमा 15। ये हमने समकोण को दिखा दिया है कि हमारे पास कितने 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, 5 गुना 90 डिग्री माइनस 15/90, तो 90 के साथ 90 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा इसका 5 समकोण तथा 1/6 समकोण। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 5 और 1/6 समकोणों में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है हमारे पास 120, ऑप्शन बी है हमारे पास 140, ऑप्शन सी है हमारे पास 150 और ऑप्शन डी है 180। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्श की लंबाई हमें कितने दी गई है, 6.75 मीटर। पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 675 सेंटीमीटर। उसके बाद फर्श की चौड़ाई कितनी है, 4.5 मीटर, और इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 450 सेंटीमीटर। टाइल की भुजा मेरे पास कितनी दी गई है, टाइल कौन सी शेप में है, वर्गाकार, मतलब जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। वर्गाकार मतलब इसकी 45 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो टाइल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्श की शेप क्या है, आयत, ये हमारे पास जो फर्श है आयत शेप में है। और उसके बाद टाइल का क्षेत्रफल क्या है, जो वर्गाकार में है। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बटा टाइल का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। अब हमारे पास लंबाई कितनी की दी गई है फर्श की, 675, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 450, और बटा हमारे पास जो टाइल की भुजा थी क्या थी, 45 गुना 45। अब हमने ये वाले 45 को इस 450 के साथ कटिंग करने पे कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद ये वाला 45 5 के पहाड़े में 9 तक काटा गया। उसके बाद ये
जो 675 है 5 के पहाड़े में काटने पे 135 आया, 135 आ गया। उसके बाद 9 के पहाड़े में 135 को काटा 15 आ गया। तो 15 को 10 के साथ गुणा करेंगे 150 टाइल। इसका मतलब जो आयत शेप का जो हमारे पास फर्श था उसमें कितनी टाइलें लग रही हैं वर्गाकार शेप की? 150। इसका सही ऑप्शन है हमारे पास 150। मतलब कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी हमें? 150 सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या पूछा गया? किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार नीचे दिए गए हैं। मतलब कोई भी कक्षा उन्होंने ली है, उसमें से 21 बच्चों के भार तौले गए हैं। अब उनकी संख्या हमें बताई गई है कि उसकी कितनी संख्या है। कितने बच्चों का भार 45 किलो से 50 किलो के बीच में है? अब हम देखते हैं इसमें से कितने बच्चों के जो 45 से 50 किलो के बीच में वजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो है 45 किलो 200 ग्राम, ये भी आ जाएगा। उसके बाद हमने 45 से ऊपर लेने हैं और 50 से कम लेने हैं। उसके बाद हमारे पास 46 आ गया। उसके बाद हमारे पास 46 किलो 800 ग्राम आ गया। उसके बाद 45 किलो 800 ग्राम आ गया। उसके बाद 47 किलो 300 ग्राम आ गया। उसके बाद 49 किलो 200 ग्राम आ गया। उसके बाद फिर 47 किलो 800 ग्राम आ गया। उसके बाद 48 किलो आ गया, 49 किलो आ गया। उसके बाद 46 किलो आ गया। तो टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 10। अब 10 बच्चों के 45 से 50 के बीच में वजन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। अब इसमें हमने 5 महीनों की देख ली है। महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। बेचे गए वाहनों की संख्या, जनवरी में उसने 225 वाहन बेचे और फरवरी में 318, मार्च में 272 और अप्रैल में 180 और मई में 178। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या। वो कौन कौन से महीने में पूछ रहा है? जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या। उसके बाद फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या में कितनी कमी है? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 178, ऑप्शन बी है 179 और ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी है 181। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की संख्या, जनवरी में उसने 225 बेची थी और मार्च में 275। इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो कितना आ गया? 457। अब उसके बाद क्या बच रहा है? फरवरी, अप्रैल और मई। फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की संख्या को आपस में ऐड कर दिया, कितना आ गया? 676। अब हमने बतानी थी कितनी कमी आई है। अभिष्ट कमी कितनी है? 676 में से 497 माइनस करेंगे तो 179। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 179। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। अब हमें एक पैटर्न दिया गया है, उसमें उसका अवलोकन करना है और x और y की वैल्यू पता करनी है। तो अब देखो 1 + 2 बराबर है 3 के। फिर जो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 में फिर जोड़ देंगे हम क्या? 3। फिर उसके बाद कितना आ गया हमारे पास? 6। फिर 6 में क्या जोड़ा हमने? 5।
अब आप इधर ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये वाली साइड है इसमें हमारे पास कौन से नंबर जोड़े जा रहे हैं? ओड नंबर। कौन से नंबर जोड़े जा रहे हैं? ओड नंबर, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे कट रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड में है उसमें क्या है, जो जितना हंस आ रहा है उसमें हमने ओड नंबर को ऐड करना है। अब देखते हैं, ऐड करने पे जो हमें दिया गया है, जितना आंसर आ रहा है उसमें हमने ये जो रो है इसमें सब के सब ओड नंबर को ऐड किया है। अब देखते हैं कैसे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले देख लो ऑप्शन हमारे पास क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 72, ऑप्शन नंबर बी है 76, ऑप्शन नंबर सी है 78 और ऑप्शन नंबर डी है 80। हमने एक्स और वाई वैल्यू तो पता करनी है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें पूछा गया एक्स जमा वाई का मान क्या है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1 जमा 2 बराबर कितना है? 3। 3 में फिर हमने क्या ऐड किया? 3, तो हमारे पास कितना आ गया? 6। फिर 6 में हमने 3 के बाद कौन सा और नंबर आता है? 5, तो 5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 11। अब 11 में उसके बाद 5 के बाद कौन सा और नंबर आता है हमारे पास? 7, तो कितना आ गया? 18। 18 में फिर 7 के बाद कौन सा और नंबर आता है जो सिर्फ केवल अपने ही टेबल पे कट रहा हो? फिर उसके बाद 11। 11 में 18 जमा किए तो कितना आ गया? 29। फिर 29 में 13, कितना आ गया? 42। फिर 42 में हमने क्या जोड़ना है? 13 के बाद कौन सा और नंबर होता है? 17, तो 17 जोड़े तो हमारे पास कितना आ गया? 59। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 17, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 59। तो हमने पता क्या करना था, किस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी? x प्लस वाई की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 17 है, और y की वैल्यू कितनी है? 59। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है? 76 आंसर। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 76 आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षक एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। ऑप्शन ए है हमारे पास जिसमें अधिगमकर्ताओं के केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। ऑप्शन बी है हमारे पास जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो। ऑप्शन सी है हमारे पास जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। और ऑप्शन डी है जिसमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। सी है हमारे पास सही सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को और 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? ऑप्शन ए है हमारे पास दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्त कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएं। ऑप्शन बी है हमारे पास दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थी को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। ऑप्शन सी है हमारे पास अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। ऑप्शन डी है हमारे पास विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दशमलव
दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। तो इसका हमारे पास ये आ गया सही ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 5128 जमा 2707 बराबर है 78,215। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारे पास विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। ऑप्शन बी है हमारे पास विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। ऑप्शन सी है हमारे पास प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। ऑप्शन डी है हमारे पास विद्यार्थी को गणक मतलब कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। तो हमारे पास ऑप्शन बी है सही इसका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षक के साधन के रूप में टेसिलेशन का सबसे उपयुक्त निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास जमायती में क्रिया विधिक अधिगम को विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी है हमारे पास कोणों को मापने के लिए। ऑप्शन सी है हमारे पास जमातीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। ऑप्शन डी है हमारे पास स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है, जमातीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि ऑप्शन ए है हमारे पास परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। ऑप्शन बी है हमारे पास कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके। ऑप्शन सी है हमारे पास पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके। ऑप्शन डी है हमारे पास विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो इसका आंसर हमारे पास डी ऑप्शन जो है सही है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारे पास कार्यविधियों को कंठस्थ करने पर। ऑप्शन बी है हमारे पास अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर। ऑप्शन सी है हमारे पास पहाड़ों, गणना आदि के रटाव अधिगम पर। ऑप्शन डी है हमारे पास प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सके। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है, अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NCFSE का मतलब। ऑप्शन ए है हमारे पास
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, बी ऑप्शन है हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास नेशनल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन, ऑप्शन डी है हमारे पास नेशनल कमेटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ये हमारे पास सही आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थी की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए है हमारे पास समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना, ऑप्शन बी है हमारे पास विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, ऑप्शन सी है हमारे पास एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी है हमारे पास श्यामपट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का प्रमाण दे रहा है? ऑप्शन ए है हमारे पास शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है हमारे पास विद्यार्थी को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता। ऑप्शन सी है हमारे पास विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली मतलब केवल ए, ऑप्शन बी हमारे पास केवल सी, ऑप्शन बी है हमारे पास, ऑप्शन सी है हमारे पास केवल बी, ऑप्शन डी में हमें ए और सी दिया गया है। अब हम इसमें से सही ऑप्शन बता रहे हैं। इसमें से सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जिसमें केवल सी ही आएगा। तो इसमें से हम ऑप्शन बी का मतलब सी, विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। तो ये इसका सही आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। वह अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनसे दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह डैश को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम इसके। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा, ऑप्शन बी है हमारे पास स्थानीय मान की अवधारणा, ऑप्शन सी है हमारे पास संस्थाओं के कर्म सूचक बोध, ऑप्शन डी है हमारे पास संख्याओं के गणन संख्या बोध। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं के गणन संख्या बोध। ये इस चीज को विकसित कर रहा है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभी प्रेरित नहीं हैं? तो ऑप्शन ए है हमारे पास एक सार्व कक्षा परीक्षा, ऑप्शन बी है हमारे पास एक प्रश्नावली,
ऑप्शन सी है हमारे पास क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन डी है हमारे पास निर्देशित शिक्षण। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास सही है, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ गया है सही आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर की NCERT की गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन ए है हमारे पास गणित के पाठ्यक्रम को कम करना। ऑप्शन बी है हमारे पास गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी है बच्चों को फुर्सत की गतिविधियां उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है हमारे पास गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता। तो ऑप्शन ए है हमारे पास एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है। ऑप्शन बी है हमारे पास एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। ऑप्शन सी है एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। ऑप्शन डी है एक बच्चा शामपट्ट के प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एक बच्चा शामपट्ट के प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। तो सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद। ऑप्शन बी है माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है। ऑप्शन सी है बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है सत्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही है, बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करता है। एक विद्यार्थी खड़ा होकर शिक्षक से पूछता है, यदि मेरा कक्ष ना ही आयताकार हो और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, तो यह कैसे ज्ञात होगा। बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी। ऑप्शन बी है बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन सी है बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। और ऑप्शन डी बच्चा एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका सही आंसर है। ओके, थैंक यू।